अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल 13 खुमार की एपिसोड 8 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 8 की तरफ चलते हैं। फरदान वो चीखी थी कि अब बहुत हुआ। कश्मीर में पूरा एक हफ्ता गुजारते जहां उन्होंने खूबसूरत पहाड़ियां और दुनियावी जन्नत के नज़ारे किए थे, वहीं फरदान ने उसकी सारी रातें काली करी थीं। और फिर आधा दिन उसका सोकर गुजरता है, जिसके बायस अब वो परेशान होने लगी थी कि यहाँ आई ही क्यों। आज आखिरी दिन है, प्लीज़ हमें जाने दें वरना हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो उसके हिसार में कसमसाती खुद को छुड़वाने की दगोदूद में थी, जो शायद नींद की गोलियां ही खाकर सोया था, जो उठने का नाम नहीं ले रहा था और ना उसे उठने दे रहा था। सो जाए बेगम, बहुत नींद आ रही है। फरदान की बात पर अब राहिमा का दिमाग का फ्यूज़ उड़ चुका था। उसने हाथ में आते पानी से भरे गिलास को उठाया और फरदान पर उलट दिया, जिसके बायस फरदान हड़बड़ाकर उठा। पूरा बिस्तर गीला हो चुका था और उसके हिसार से आज़ाद होते राहिमा भी झट से बिस्तर से उतर गई थी। अपने लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी तो बांधनी थी। ये क्या किया आपने? पहले पहल तो फरदान सदमे का शिकार हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, जबकि राहिमा उसे बिस्तर पर गीला बैठे देख पेट पकड़कर हंसने लगी। आपको नींद आ रही थी ना, तो हमने सोचा आपको नहाने में मदद दे दें ताकि आपकी नींद तो उड़े। वो फरदान को आग लगा गई थी अपनी हंसी से। वो ब्लैंकेट फेंकते उसकी तरफ बढ़ा तो वो झट से बाथरूम में बंद हुई। बाहर निकले रहमा, वो दरवाजे पर हाथ मारता गुस्से से बोला था, जबकि उसे गुस्से में देखकर भी रहमा की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और यही चीज़ फरदान की गुस्से की वजह थी। वो बाहर खड़ा बुला रहा था, जैसे बाहर तक उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। जंगली बिल्ली, आपको क्या लगता है आप सारी जिंदगी बाथरूम में छुप कर बैठी रहेंगी? 1 मिनट से पहले बाहर आ जाएं ताकि आपकी सज़ा में कमी आ जाए, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा आपका। आप तौबा करेंगी। वो उसे धमकाता गुस्से से दरवाज़ा पीट रहा था कि राहिमा धमकी सुनते घबराई। पहले आप हमसे वादा करें, कुछ नहीं कहेंगे हमें। उसकी बात सुनते फरदान ने एक अब्रू उचकाई कि वाकई वो इतना शरीफ है। यकीनन उसकी जंगली बिल्ली मासूम थी। जी बेगम, हम आपको बख्श देंगे, अब बाहर आ जाएं। उसकी नरम और आवाज़ सुनते राहिमा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। पहले हमसे वादा करें, वो भी एक ही थी अपने नाम की। उसकी बात सुनते फरदान ने दांत पीसे थे। आप बाहर आ जाएं वरना हमारे पास स्पेयर की है, हम खुद दरवाज़ा खोल लेंगे। उसकी बात सुनकर राहिमा की आंखें फटी थीं और ऊपर देखते वो दिल ही दिल में अपने रब को पुकारने लगी, अल्लाह ताला प्लीज़, ये आखिरी बार था। उसके बाद हम कभी इस सोए हुए जिन को नहीं छेड़ेंगे। प्लीज़ आखिरी बार हमें बचा लें। उसकी खामोशी सुनते फरदान अब सुर्ख हो चुका था गुस्से से। हम 3 तक गिनेंगे, अगर आप बाहर नहीं आई तो हम अंदर आ जाएंगे और फिर आपकी सोच से बढ़कर आपको सज़ा मिलेगी। उसकी बात सुनते राहिमा आलतू जलालतू का विरोध कर चुकी थी शुरू कि अब कुछ नहीं हो सकता था। 1, 2 और उसके 3 गिनने से पहले ही राहिमा दरवाज़ा खोलती, आंखें बंद किए और एक हाथ को दूसरे हाथ में दबाए खड़ी थी, जिसे देख फरदान का गुस्सा कम हुआ था। वो किसी बिल्ली की तरह आंखें बंद किए खड़ी थी। वो बाहर की तरफ नहीं बढ़ी तो फरदान ने वॉशरूम में कदम रखा। उसे खामोश देख इसरा ने आंखें खोली तो वो अंदर की तरफ खड़ा था। राहिमा ने आंखें फाड़े उसे देखा और फौरन कदम पीछे हटाए। फरदान ने पीछे दरवाज़ा बंद किया और उसे देखा जो उसके आगे बढ़ते और ख़ुद पीछे कदम उठा रही थी। फरदान ने हाथ मारते शॉवर ऑन किया तो ठंडा यख पानी इतनी सर्दी में राहिमा पर गिरता उसकी कुल्फ़ी जमा गया था। वो हड़बड़ाती अपने मुंह पर हाथ रखती गहरे गहरे सांस लेने लगी, जिसे देख फरदान मुस्कुराया। ये क्या किया? बंद करें इसे। वो हाँफती हुई पीछे मुड़ती हाथ मारने लगी कि फरदान ने उसके दोनों हाथ पीछे कैद कर लिए। कैसा लगा नहाकर बेगम? मज़ा आया? ऐसे ही हमें भी बहुत मज़ा आया था जब आपने हमें गहरी नींद में ठंडा पानी फेंकते उठाया था। प्लीज़ प्लीज़, अब नहीं करूँगी प्लीज़। वो ठंडी पड़ती गहरे सांस लेने लगी थी कि फरदान को उस पर तरस आया और शावर बंद कर गया। सोच समझकर हमसे पंगे लिया करें बेगम। अल्लाह पाक ने चुनकर शौहर दिया है आपको, जो आपकी सारी हरकतों के बदले सूद समेत ले सकता है आपसे। वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था, जबकि राहिमा अब ठंड से कांप रही थी। उसके नीले पड़ते होंठ देख फरदान ने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर बिठाया था और उसे कपड़े चेंज करवाते वो उस पर ब्लैंकेट दिया था जो अभी तक कांप रही थी। फरदान को अब सच में परेशानी होने लगी थी। उसे ये मजाक नहीं करना चाहिए था। वो एक ग्लास का बदला उसे पूरा गीला करके ले चुका था। राहिमा आंखें बंद किए कांप रही थी। फरदान ने झट से सूप मंगवाया था कि गर्म सूप पीते उसे आराम आ जाएगा। सूप आया तो वो उसके सर के पीछे हाथ रखते उसे बिठा गया, जो आंखें बंद किए निढाल सी थी। 1 घंटा गुजर चुका था लेकिन वो अभी तक ठंडी हो रही थी। रहमा उसकी सोच से ज़्यादा नाजुक निकली थी। उसे ज़बरदस्ती सूप पिलाते फरदान ने उसे वापस लिटाया था और ख़ुद भी उसके बराबर आकर लेटा था। उसके गिर्द हिसार बनाता वो मजबूती से उसे खुद में कैद कर गया था कि किसी तरह उसका वजूद गरमाइश हासिल कर ले। उसे लेते वो गहरी नींद में चला गया था, जो पहले ही नींद में थी।
शीशे के सामने बाल बनाता वो इसरा के बारे में सोच रहा था। वो उसे अपना आदी कर रही थी, जो मोहब्बत से भी ज़्यादा खतरनाक थी, और वो ना जाने अनजाने में उसकी तरफ माइल हुआ जा रहा था। और वजह उसकी कुर्बत में ज़रगाम खानज़ादा का सुकून था, जो उसके सीने में लगी आग को कम करते ठंडी फुहार की मानद लगने लगा था। यही वजह थी, जब वो बाहर से आता तो उसे देखते ज़रगाम के अंधेरे में डूबी आंखें उस पर नज़र पड़ते ही किसी दिए की लो की तरह चमकने लगती थीं। रात हो या दिन, जब वो सोता था उस नरम वजूद को अपनी बाहों के हिसार में रखता, जिसके बाइस उसके अंदर छुपी वहशत की आग बुझने लगती। ज़रगाम खानज़ादा को वो किसी लत की तरह लगने लगी थी, जो लगती ही जा रही थी। वो मुस्कुराता उसके बारे में सोचता। कमरे से बाहर निकला था, आज उसका आखिरी पेपर था और इस वक्त उसकी घर की वापसी थी। हमेशा उसे मुलाजिम ले आता था, लेकिन आज वो खुद जाने का इरादा रखता था। असमारा बेगम की उस पर नज़र पड़ी, जो घड़ी में वक्त देखते बाहर की तरफ जा रहा था। ज़र बेटा। जी मोरे। वो पलटकर उनके करीब जाता उनका माथा चूम गया था, जिस पर वो मुस्कुराई। बेटा, आज इसरा का आखिरी पेपर था। शादी के बाद से वो सिर्फ पेपर्स में मसरूफ़ हो गई है। आप उसे आज कहीं बाहर ले जाइएगा डिनर पर। उनकी बात सुनते ज़रगाम ने एक लम्हा सोचा और फिर संजीदा चेहरा लिए इस बात में सर हिला गया। अच्छा मोरे, मैं इसे लेने जा रहा हूँ, फिर डेरे पर कुछ काम है, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा सही। असमारा बेगम मुस्कुराती उसके सर पर हाथ रखती वहाँ से चली गई, तो वो भी अपनी मंजिल पर रवाना हुआ। वो आधे घंटे से धूप में गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वक्त से पहले जो पहुंच गया था। लड़कियां बाहर आती नजर आईं तो वो भी गाड़ी से कदम बाहर निकालता देखने लगा, ताकि आसानी से देख सके। इधर आओ, देखो वो तो ज़रगाम खानज़ादा है ना, उस इसरा का हस्बैंड। एक लड़की इसरा की सहेली को पकड़ते पूछने लगी, जबकि वो भी अब गौर से देखकर इस बात में सर हिला गई। हाँ, ये तो वही है, उसने तस्दीक की। तो दूसरी लड़की ज़रगाम को जी भरकर देखने लगी। काफ़ी हैंडसम है पर्सनैलिटी बंदे की। वैसे वो लड़की ज़रगाम खानज़ादा को देखते अपनी राय का इजहार करने लगी। जब इसरा अपनी सहेली को ढूंढते बाहर आई थी, सामने ज़रगाम और दूसरी तरफ इन लड़कियों की बातें सुन वो ठहर गई। उसकी छोटी सी नाक पर गुस्सा चमचमाने लगा जब उसकी सहेली ने भी अपनी राय का इजहार किया, जहां इसरा की बस हुई थी। हाँ, सही कह रही हो, ज़रगाम खानज़ादा बहुत होट है। पता नहीं कहाँ से इसरा जैसी बोंगी से शादी हो गई उसकी। इसरा गुस्से से लाल होती उसकी तरफ कदम बढ़ा गई, जबकि ज़रगाम, जो इसरा को देख चुका था और उसी की तरफ बढ़ रहा था, उसे दूसरी तरफ जाते देख थमा। इसरा ने अपनी दोस्त का बाजू खींचते उसे थप्पड़ लगाया था, जबकि वो तो दंग हुई थी, लेकिन उसके साथ खड़े आसपास के लोग और ख़ास तौर पर ज़रगाम खुद भी शॉक्ड हुआ था, जबकि उसकी सहेली आंखें फाड़े उसे दिख रही थी कि ये इसरा थी जिसने उस पर हाथ उठाया, जबकि दूसरी लड़की खुद ब खुद 2 कदम पीछे हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर पर नज़र जमाने की? मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी चुड़ैल। इसरा गुस्से पर काबू खोती चीखी थी, जबकि उसकी सहेली के तो हाथ पांव फूल गए थे उस पागल पठानी की ऐसी हरकतें देखकर। इसरा की आवाज़ें ज़रगाम के कानों तक पहुंची तो वो मामला समझता जब से आंखें बंद करते खोलता उसकी तरफ बढ़ा। इसरा ने दूसरी लड़की की तरफ कदम बढ़ाए। और तुम क्या कह रही थी? हाँ, तुमने हैंडसम लड़के पहले कभी नहीं देखे जो मेरे शौहर को देखकर तुम्हारी राल टपक रही है? हाँ। वो अब गुस्से में एक थप्पड़ रसीद करती जब ज़रगाम दौड़कर उसके पास पहुंचता, उसे काबू कर गया। वो उसके हिसार से बाहर निकलने की तगदूद करती उस लड़की की तरफ लपकने लगी। इसरा, क्या कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? चलो मेरे साथ। ज़रगाम उसके कान के करीब गरजता उसे खींचते वहां से ले गया, जबकि वहां खड़ी लड़कियां हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थीं। उसका हाथ पकड़ते ज़रगाम ने दरवाज़ा खोलते ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और ख़ुद भी आकर बैठा और उसे देखा, जो अभी तक गाड़ी में बैठी सामने खड़ी लड़की को ऐसे घूर रही थी जैसे आंखों ही आंखों में निगल लेगी। ज़रगाम को उसकी शक्ल देख हंसी आई थी, जिस पर वो दूसरी तरफ मुंह करता काबू कर गया था। इधर देखो, वहाँ क्या देख रही हो? उसकी आवाज़ सुनते इसरा ने उसकी तरफ देखा, जो उसे ही उसकी हरकत पर घूर रहा था। इसरा के माथे के बल सीधे होते होते गायब हुए। ये क्या हरकत थी? हाँ, तुमने इतना तमाशा क्यों लगाया? सारी मेरी इज्जत का कचरा कर दिया बेवकूफ़ लड़की। उसकी बात पर इसरा के माथे पर फिर एक बल चढ़ा। वो आपको हॉट और हैंडसम कह रही थी। आप मुझे एक मौका दें, मैं उसकी आंखें नोच लूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी तरफ देखने की? वो फिर बेकाबू सी होने लगी थी और दरवाजे के लॉक पर हाथ रखती बस खुलने को थी, जब ज़रगाम ने सर सीट से पीछे टिकाते नफ़ी में सर हिलाया था इस दीवानी की हरकतों पर। मैं कोई सनफ़े नाजुक नहीं हूँ जिसकी इज्जत का ख्याल करते तुम इन लड़कियों की आंखें नोचने जा रही हो, पागल लड़की। ज़रगाम भवें चढ़ाता बोला तो इसरा थोड़ी हल्की हुई। तो फिर भी कोई आपको ऐसे नहीं देख सकता। वो सर नीचे की हल्की आवाज़ में मिनमिनाती ज़रगाम को बेहद प्यारी लगी थी, लेकिन चेहरे पर वो कोई तासुर आने दे नामुमकिन। वो तो था ही सड़ू, जो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर भी मेल्ट नहीं होता था या खुद को रोके रखता था। लेकिन आखिर कब तक? हाँ, तो क्या गलत कहा है उसने? हॉट और हैंडसम तो हूँ मैं। ज़रगाम मिरर में देखते अपने बालों में हाथ फेरता मगरूर अंदाज में बोला था, जब इसरा उसे देखती रह गई। सारा गुस्सा हवा हुआ था इस इंसान पर उसका। लेकिन मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। मेरा बस चले तो सबसे छुपा कर रखूँ, आपको किसी की नज़र पड़ने ना दूँ। वो उसकी आंखों में देखती जुनूनी से अंदाज में बोली थी। जब ज़रगाम उस छोटी सी लड़की की जुनूनियत को देखता रह गया, वो लड़की उसके असाबों पर सवार हो रही थी और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था।
लेकिन फितरत से मजबूर उसके दिल को कब टेस्ट ना पहुंच जाता था। वो तंजिया मुस्कुराता गाड़ी स्टार्ट करता, अपने मुंह से जहर उगल गया था। हूँ तो मैं तुम्हारा भी नहीं, तुम क्या छुपा कर रखोगी मुझे, जब मैं खुद तुम्हें मजबूरी में अपने पास रख रहा हूँ। वो गाड़ी मोड़ते रिवर्स लेता, इसरा का दिल इसी गाड़ी तले कुचल गया था। वो आंसुओं का गोला निकलते अपने आंसुओं पर काबू पाने लगी। जिस दिन दूर चली जाऊंगी आप तड़पेंगे, उस दिन मैं भी इसी तरह आप पर हंसूंगी। बिना सोचे समझे वो गहरी सोच में खोई थी जब उसकी जुबान से ये जुमला फिसला था, और जरगाम को लगा था वो आग जो सीने में अब कहीं बुझ सी गई थी दोबारा शोले पकड़ती उसके दिल को अंदर से मस्त कर गई हो। वो झटके से गाड़ी और सांस दोनों रोक गया था। इसरा का सर डैशबोर्ड पर लगते लगते बचा था। जरगाम की आंखों के कोने लाल हो गए थे, जबकि दांत पर दांत जमाता वो खुद पर काबू खोने लगा था। उसका बाजू खींचते जरगाम ने उस पर पकड़ मजबूत की, इतनी के इसरा के मुंह से सिसकारी निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम लिटिल गर्ल, तुम जरगाम खानजादा को तड़पाओगी, तुम्हारी इतनी औकात। वो बोला नहीं धाड़ा था। इसरा के मुंह पर जो कपकपाने लगी थी, उसका इतना गुस्सा देख अपने अल्फाज तो वो भूल चुकी थी। समाज से गुजरे थे जो सिर्फ जरगाम के अल्फाज, और जरगाम जिसकी असल जान तो उसके जाने का सुनते निकली थी, लेकिन वो अना का मारा अल्फाजों को मरोड़ते उसका दिल चिकनाचूर कर गया था। और इस लड़की ने उफ तक ना किया था। आई एम सॉरी, गलती से बोल दिया था। वो रोती मिनमिनाती जरगाम को अंदर से सीखपा कर गई थी। डोंट। वो फिर धाड़ा था, और उसका रोना जारी होते देखकर, जिस पर वो आंसू रोकती डुबडुबाई नजरों से इस जालिम को देखने लगी जो उसे झटके से छोड़ता गाड़ी स्टार्ट कर गया था। पूरे रास्ते वो खामोश रहा, जबकि इसरा की हिचकियों की आवाज़ वक्फे वक्फे से जारी रही थी, जिस पर वो मुट्ठियां कसते घर के बाहर गाड़ी रोक गया। अगर मोरे के सामने तुम रोई तो रूम में जाते ही मैं तुम्हारी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, इसलिए इंसानों की तरह मुंह को साफ करो और स्माइल करो। उसकी बात सुनते इसरा ने अपनी नम आंखें साफ की और मुश्किल से मुस्कान लाती अंदर दाखिल हुई, जहां अस्मारा बेगम सोफे पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। कैसी हैं बेटा, पेपर कैसा हुआ आपका? अस्मारा बेगम ने उसे प्यार से गले लगाया तो वो मुस्कुराई। बहुत अच्छा हुआ फूफो जानी, आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है बेटा? वो इसरा को गौर से देखने लगी तो उसकी नज़र जरगाम पर पड़ी, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था, लेकिन इसरा उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी वार्निंग समझते फिर मुस्कुराई और अस्मारा बेगम को देखा। फूफो जानी बस बहुत थक गए हैं पेपर्स दे देकर, इसी वजह से अब आराम करेंगे ना तो सारी थकन उतर जाएगी। वो चेहरे पर मासूमियत तारी करते बोली तो जरगाम मुस्कुराता अबरू चुकाते उसको दाद देती नज़रों से देखने लगा। चलें ठीक है बेटा, आप फ्रेश होकर कुछ खा लें, उसके बाद आराम करिएगा। जी फूफो जानी, वो कहती वहाँ से उठती कमरे की तरफ चली गई। मोरे मैं भी कुछ काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। जरगाम बोलता बाहर चला गया था, जबकि अस्मारा बेगम इसरा के लिए खाना लगवाने लगी। डेरे पर बैठा जरगाम के दिमाग की सारी डोरियां इसरा से बंधी थीं। उसे सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था आज अपनी की गई हरकत पर। वो ऐसे उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कर गया था, जिसके बाइस अब उसका दिल इस अफसोस के ना था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने तो शुरू से ऐसा ही रवैया रखा है इसरा के साथ, फिर आज क्यों वो उसे ऐसे तकलीफ देकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। अपने दिल पर लानत भेजते वो खड़ा हुआ था और एक कॉल करते मुस्कुराकर उसे हदायत देता। वो फ़ोन रख चुका था। इस तरफ इसरा खाना खाते कमरे में आते रोते रोते सो चुकी थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी जब किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते उसने सामने देखा था जहाँ कोई मुलाजमा सामने बड़ा सा बॉक्स लिए खड़ी थी। छोटी बेगम, आपके लिए छोटे साहब ने यह भिजवाया है और कहा है कि ठीक 8 बजे इन्हें तैयार मिले। वो मुलाजमा इसरा के हाथ में बॉक्स पकड़ाती जा चुकी थी, जबकि वो होंकों की तरह खड़ी इस बॉक्स को देख रही थी। फिर अंदर आते इसरा ने इस बॉक्स को बिस्तर पर रखा और खोलना शुरू किया। तजस्सुस हर चीज़ से बढ़कर था। बॉक्स आधा अधूरा खोलते उसे एक चिट मिली, जिसे वो उठाते पढ़ने लगी। ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए लिया है, इसे पहनकर बीवियों की तरह तैयार हो जाना ठीक 8 बजे, क्योंकि डिनर हम बाहर करेंगे। तुम्हारा शौहर। उस पूरी तहरीर पर नज़र मारते इसरा की निगाह सिर्फ लफ्ज़ उसके शौहर पर अटकी थी, जिसे पढ़ते उसके चेहरे पर भूली सी मुस्कान आई थी। वो इस लफ्ज़ पर लब रखती अब बॉक्स खोलने लगी, जिसमें एक खूबसूरत सी मैरून रंग की साड़ी थी। वो हैरान कुन नज़रों से इस ड्रेस को देखने लगी जो दिखने में बेतहाशा खूबसूरत था। फिर उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई जो 6:15 बजा रही थी। वो खुशी से मुस्कुराती फटाफट फ्रेश होने चली गई। 15 मिनट में वो बाहर निकलती, जल्दी से अपने बाल ड्राई करने लगी। वक्त की सुई तेज़ी से गुजरती जा रही थी और बस 8 बजने में 20 मिनट बाकी थे। इसरा को 1 घंटा तो साड़ी को बांधने में ही लग गया था, जो उसने कभी नहीं पहनी थी, और अब वो बाल सही करते खुद को देखने लगी, जो आज वाकई खुद की पहचान में भी नहीं आ रही थी। मैरून रंग की सिल्क की साड़ी और गोल्डन फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहने वो साड़ी हर तरह से ढकी छुपी थी। उसे जरगाम की चॉइस वाकई पसंद आई थी। कानों में गोल्ड के टॉप्स पहनती, हल्के हल्के से मेकअप में सिर्फ उसके होंठ चमक रहे थे जो मैरून रंग से सजे थे। वो खुद को देखती शर्मा गई थी और जैसे ही पलटी दरवाज़ा खुला और जरगाम अंदर आया,
वो बिना उसे देखे अंदर आते पीछे दरवाज़ा बंद कर गया था, जबकि इसरा जैसी थी वैसी खड़ी रह गई, उसमें हिलने तक की सकत नहीं थी। जबकि ज़रग़ाम ने जैसे ही पलटकर एक कदम आगे बढ़ाया, वो वहीं ठहर गया जहाँ इसरा की उसकी तरफ पीठ थी, लेकिन शीशे में नजर आते उसके अक्स को देखते वो जांत खड़ा रह गया था। वो पूर उसके लिए सजी थी। सजी तो वो पहले भी कई दफ़ा थी उसके लिए, लेकिन आज वो इतनी खूबसूरत क्यों लग रही थी। ज़रग़ाम अपने हर कदम हिलाना सका, जबकि इसरा में हिम्मत ना थी कि शीशे से नज़र आते उसके अक्स को नज़र उठाकर ही देख ले। हर तरफ ख्वाबनाक माहौल छा गया था। ज़रग़ाम कदम उठाता उसकी तरफ आया था, जो नीचे नज़रें किए ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने सज़ा में खड़ा किया हो। खुमार आलूद आंखें लिए वो उसके करीब झुकता, उसके बालों की महक में खुद में उतारने लगा। वो अपने पूर में उसके लिए सुकून रखती थी। इस बात का इकरार ज़रग़ाम के दिल ने किया था उससे। इसरा के रोंगटे खड़े हो गए थे ज़रग़ाम की गहरी सांस महसूस करके, जबकि हाथ में लर्जिश वाज़े थी और आंखें बंद होती लरज़ गई थीं। ज़रग़ाम कुछ भी मज़ीद करता या कहता, इससे पहले ही उसका फ़ोन बजा था और माहौल में छाया सारा फसूद छू मंतर हुआ था। वो आंखें खोलते उसे देखे गया। ये कैसा नशा था जो उसके सर चढ़ रहा था। ज़रग़ाम ने उसे बगौर आईने में देखते अपनी आंखों में कैद किया था और फ़ोन उठाया, जबकि उसके दूर होते ही इसरा का सांस बहाल हुआ था। कहो। ज़रग़ाम की नज़रें उसी पर थीं जो कन्फ्यूज सी खड़ी थी। ओके। ज़रग़ाम ने एक नज़र घड़ी में देखा और फ़ोन रखते बामुश्किल इसरा से नज़रें हटाई और अलमारी से अपने कपड़े लेता फ्रेश होने चला गया था। पीछे इसरा को उसे फेस करना इतना मुश्किल लग रहा था जैसे कोई जिन भूत हो सामने और वो उसे देखना पा रही हो। कुछ ही देर में ज़रग़ाम चेंज करता बाहर निकला तो इसरा जो बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी उसे देखने लगी, जो ब्लैक शर्ट पहने जिसका ऊपरी बटन खुला था, ब्लैक पैंट और उस पर ब्लैक ही कोट पहने वो घड़ी बांधते अब बाल बनाने लगा था। तुम परफ्यूम यूज़ करती हो? ज़रग़ाम उसे देख नहीं रहा था क्योंकि उसे देखते वो बेखुद हो रहा था, इसलिए काम में मगन उसे सवाल किया। जो उसी में मगन थी उसके सवाल पर होश में आई। नहीं, हम परफ्यूम यूज़ नहीं करते, लड़कियां परफ्यूम नहीं लगाती, बुरी बात होती है, हम जानते हैं। उसकी इतनी वजाहत पर ज़रग़ाम ने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो उसके देखते ही हड़बड़ाती नज़रें झुका गई। वो मुस्कुराया। झूठ कह रही हो, वो भी ज़रग़ाम खानज़ादा से। वो पलटते उसे देखने लगा, जो फिर हड़बड़ाती नज़र उठा गई थी। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। आपने कभी हमें परफ्यूम यूज़ करते देखा? हम नहीं लगाते, हम सच कह रहे हैं। वो फिर परेशान सी वजाहत देने लगी, जबकि उसकी मासूमियत और खूबसूरती देख ज़रग़ाम का बस नहीं चल रहा था। वो ये डिनर कैंसिल करके यहीं उसके साथ रहे। ज़रग़ाम सर झटकते उस पर से नज़रें हटा गया था। ये इसे क्या हो रहा था? वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता पलट गया। चलो, हमें देर हो रही है, और हाँ, चादर डाल लो खुद पर। वो इसरा को हदायत देता फौरी कमरे से चला गया था, जबकि इसरा भी चादर उठाती खुद को ढक गई थी और खुशी खुशी बाहर की तरफ दौड़ी थी, जहाँ उसका शौहर उसे पहली बार कहीं बाहर लेकर जा रहा था। उसके चेहरे पर तो अलग ही चमक थी। वो दोनों शहर के मशहूर 5 स्टार होटल में बैठे थे, जहाँ ज़रग़ाम ने अपने और इसरा के लिए एक प्राइवेट केबिन बुक करवाया था, जहां किसी की नज़र में उसकी बीवी ना आ सके, जो आज उसके चारों शाने चित किए बैठी थी। 2 सोफे थे, आमने सामने रखे गए थे और फिर बीच में एक बड़ी सी टेबल रखी थी। टेबल पर हर जगह फूल ही फूल बिखरे थे। पूरे केबिन में चारों तरफ गुलाब के फूल रखे थे, जो इस छोटी सी प्राइवेट जगह को रोमानवी बना रहे थे। ज़रग़ाम उसके सामने बैठा उस पर से बामुश्किल नज़रें हटाता मोबाइल में मसरूफ़ नज़र आने के बहाने कर रहा था, जबकि इसरा हैरान कुन नज़रों से एक एक चीज़ पर से नज़रें घुमाती ज़रग़ाम खानज़ादा पर टिका गई थी और ख़ुद अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखती इस्तेहकाक से अपने शौहर को देखने लगी, जो यहाँ मौजूद हर चीज़ को आगे बला का हैंडसम लग रहा था। फुल ब्लैक ड्रेसिंग और ऊपर बटन खुले थे, जिसमें उसे उसका हल्का सा सीना नुमाया हो रहा था और गले में पहनी बारीक सी सिल्वर चैन उस पर वाकई सूट करती थी। हाथ में पहनी महंगी ब्लैक कलर की घड़ी जो उसके हाथ में खूब जच रही थी। घने बुरे बाल जेल की मदद से सेट किए हुए थे और भूरी आंखें जो हमेशा आग उगलती थी आज सुकून में थी। वजह इसरा नहीं जानती थी, लेकिन वो सुकून में था। ये देख वो दीवानी खुद बहुत सुकून में आ गई थी। नज़रों का इत्कास महसूस करते ज़रग़ाम ने मोबाइल से नज़रें हटाई तो इसरा उसी पर नज़रें टिकाए बैठी। ज़रग़ाम ने एक अबरू चुकाते इसरा को सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन फिर भी उसने अपनी नज़रें टस से मस न की। वो यूं ही बेखुद होते उसे तकती रही। आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं, दिल कर रहा है यूं ही आप सामने बैठे रहें और मैं ऐसे ही आपको तकती रहूं। वो खुमार आलूद निगाहों से ज़रग़ाम को तकते हुए बोली थी। ज़रग़ाम के सीने में बैठा दिल उसकी निगाहों का मतलब और उसकी बेखुदी को देखते एक बीट मिस कर गया था। वो क्या थी? इजहार के मामले में बिला झिझक उसके सामने अपने दिल में आई हर बात उससे कर जाती थी और उसकी ये बेखुदी ज़रग़ाम खानज़ादा का दिल धड़का जाती थी। लेकिन वो तो ज़रग़ाम था। अना का मारा उसे कैसे बताता कि वो उस रंग में इस लिबास में बैठी इतनी बेखुदी में उससे ऐसे अल्फाज कहती किस कदर उसका दिल धड़का रही थी। सामने बैठी वो लड़की जो उसकी बीवी के रुतबे पर फाइज थी, अपने शौहर से इजहार
کرنے کا حق رکھتی تھی، اور اتنے ہی استحقاق سے اسے دن رات تکتے اس کی آنکھیں دن رات اس بات کا اقرار کرتی تھیں کہ وہ دیوانی اس سے محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ وہ کیسے بتاتا کہ وہ اس کی نظروں سے بچ رہا ہے، ورنہ وہ مرد ذات تھا جو اس کی بے خودی دیکھتے خود بے خود ہو رہا تھا، اور یہ غلطی کر کے اسرا خانزادہ جانے انجانے میں اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار رہی تھی۔ تو دیکھتی رہو، اس لیے تو یہاں تمہیں لایا ہوں تاکہ آج سکون سے تم اپنا شوق پورا کر لو، کیونکہ تمہیں دیکھنے میں مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ زرغام خانزادہ مسکراہٹ دباتا اپنے ازلی مغرور انداز میں بولا تھا، لیکن یہ تو وہ اور اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اسرا کا بے خود ہو کر دیکھنا اسے کتنا پسند تھا، جبکہ اسرا اس کی بات سنتے مسکرائی تھی، جیسے یقین نہ کیا ہو اس کی بات کا، کیونکہ کمرے میں اسے دیکھتے ہی زرغام کا بے خود ہو جانا اسے اچھے سے پرکھا تھا۔ کیا واقعی ہم آج اچھے نہیں لگ رہے؟ وہ چہرے پر معصومیت سجاتے بولی تھی۔ زرغام جو موبائل میں مصروف تھا اس کی معصومیت میں ڈوبی آواز سنتا نظریں اٹھاتے اسے دیکھنے لگا، جو چہرے پر دنیا جہاں کا بھولا پن طاری کیے بیٹھی تھی۔ زرغام اسے دیکھتا رہ گیا تھا، وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میرا صبر مت آزماؤ باربی ڈول، ورنہ تمہاری سانسوں سے کھیلنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ زرغام کی آواز قدرے بھاری تھی، جبکہ اس کی بھوری نشیلی آنکھیں مزید خمار میں ڈوبی لگ رہی تھیں۔ اس کے الفاظ اور آواز سنتے اسرا کے چہرے پر گلابی رنگ بکھر گیا تھا، جبکہ نظریں جو کب سے اس پر کسی ضدی بچے کی طرح وہ جمائے ہوئی تھی، ایک لمحے میں نیچے ہوئیں، جس پر زرغام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ ہی وقت میں ایک ویٹرس آئی تھی، ان کے پاس کھانا لے کر ٹیبل پر کھانا رکھتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ کھانا دیکھ اسرا کی بھوک جاگی تھی۔ دونوں نے رومانوی ماحول میں کھانا کھانے کا اختتام کیا تھا، جس کے بعد کافی وقت ہو گیا تھا گاڑی میں گھر کے لیے روانہ ہوئے وہ لوگ، جب زرغام کی نظریں بھٹک بھٹک کر اسرا کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو گاڑی میں ہی پیچھے سیٹ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اب تک سو رہی تھی اور اسے کڑے مراحل سے گزار رہی تھی۔ زرغام نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، وہ ضبط کھوتا نکلتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتا اسے گود میں اٹھا گیا تھا، جس پر اسرا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ زر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، ہم خود چل سکتے ہیں۔ اس کی بات پر بنا کان دھرے زرغام ناک کی سیٹ چلتا گیا۔ رات ہو گئی تھی، کافی وقت گزر گیا تھا، اس لیے گھر میں کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ وہ سیدھا اسے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر آیا تھا اور لات مارتے اس نے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ اسرا کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، زرغام کا یہ روپ دیکھ، جس کی آنکھوں میں خماری، جنون، بے صبری کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ زرغام نے اسے بستر پر لٹایا تھا، جبکہ خود کھڑا ہوتے اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا تھا۔ نظریں اسرا پر تھیں، جو آج ہر طرح سے زرغام خانزادہ کے دل و دماغ کی ساری تاریں شارٹ کر چکی تھی۔ مزید ایک بٹن اور کھولتے اس نے اپنے جلتے بدن کو سکون دینے کی کوشش کی تھی، جو اس وقت شاید ناممکن تھا، جبکہ اسرا زرغام کی ایسی حالت میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ بستر پر بیٹھے ٹانگیں بھی اوپر کیے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو شرٹ کا ایک بٹن مزید کھول گیا تھا۔ زر کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کپ کپاتی آواز کے سنگ وہ زرغام کے جلتے دل پر مزید تیل گرا گئی تھی۔ نہیں ہوں ٹھیک، وحشت زدہ انسان ہوں میں، آگ لگی ہے میرے دل میں۔ ایک ٹانگ بستر پر ٹکاتے وہ اس کے قریب جھکا تھا، آواز میں غراہٹ تھی۔ اسرا جو ڈر سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، زرغام کی آواز سنتے آنکھیں میچ گئی۔ سکون چاہیے مجھے، بہت سارا سکون، اس کے کان کے قریب جھکتے زرغام نے بچوں کی طرح فرمائش کی تھی، جس پر اسرا کا دل دھڑکتے پاگل ہونے لگا تھا۔ تھوک نکلتے وہ منہ ٹیڑھا کیے زرغام کو دیکھنے لگی، جو اس کے بالوں میں منہ دیے ہوئے تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے وجود کی خوشبو کتنی حسین ہے، جیسے کوئی قیمتی کلون کی مہک ہو، اور اس میں سکون ہے، بے تحاشا سکون۔ دل کرتا ہے تمہاری زلفوں کی مہک میں ہی ڈوب جاؤں۔ وہ اس کی زلفوں کا، اس کی خوشبو کا اسیر ہونے لگا تھا۔ زرغام اس پر جھکنے لگا تھا، جب اسرا ڈر سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ وہ آج ہر حد توڑ دینا چاہتا تھا، اور اس کے سکون کے لیے اسرا اپنی جان بھی قربان کر دیتی، لیکن اپنے لالا کا سوچتے وہ تھمی تھی۔ اور زرغام جو مزید اس پر جھکنے لگا تھا، اسے جھکتے دیکھ اسرا اپنا چہرہ موڑ چکی تھی، جس پر پہلے تو زرغام چونکا، لیکن پھر ناگواری کے سنگ اسرا کی تھوڑی اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے اسرا کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کرتے اس کی گردن میں اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا گئی۔ آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے زر، لیکن پلیز ہماری ایک بات مان لیں۔ وہ نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر کہتی، زرغام کو دو پل کے لیے مبہوت کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار تیر رہا تھا، اسے یہ 2 انچ کی دوری بھی محال لگ رہی تھی۔ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے صبرے انداز میں بولا تھا۔ جب اسرا نے ہمت کرتے کہا، آپ لالا کو معاف کر دیں پلیز، اسرا نے ڈوبتی سانسوں کے بیچ کہا، تو زرغام کو ایک لمحے میں ہوش آیا۔ جھٹکے سے وہ اس سے الگ ہوتا دور ہو گیا تھا۔ غصہ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں، جبکہ اسرا اس کے ایسے جھٹکنے سے تذلیل کے مارے سرخ ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تمہارے لالا اور تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم لوگوں کو منہ لگایا جائے۔ تمہاری رگوں میں بھی تو آخر اسی کا خون دوڑ رہا ہے نا۔ وہ اس کا کندھا پکڑتے غراہٹ کے سنگ بولتا دور جھٹک گیا تھا کہ وہ بستر پر جا گری تھی۔ تم بھی اپنے بھائی جیسی ہو، منافق اور جھوٹی، محبت کے راگ الاپتی ہو، لیکن تمہارے اندر اتنی سخت ہی نہیں کہ تم زرغام خانزادہ کو برداشت کر سکو، اپنی محبت کو ثابت کر سکو۔ زرغام بولتے بولتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
वो उसे गलत समझ रहा था। वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और कुछ कहना चाहा। जब ज़रगाम की शेर सी धाड़ पर वो खामोश होती डर कर पीछे हुई। कल कल ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। नहीं रहना चाहता मैं खान हवेली के किसी भी मुनाफिक फ़र्द के साथ। ज़रगाम की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। उसने पास रखे ग्लास को छनाक से तोड़ा था, जबकि इसरा की आंखों से 2 आंसू टूटकर गिरे। वो ऐसे कैसे कर सकता था? ज़रगाम ने बाहर जाने के लिए कदम उठाए तो इसरा भागती हुई आई और उसके सामने आ खड़ी हुई। आप समझते क्या हैं खुद को? मेरी पूरी बात तो सुन लें। पूरी बात समझ तो लें, फिर अपना फैसला सुनाइएगा। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बगैर रह लूँगी? वो उसका कॉलर पकड़ते रोते रोते चीखी थी। ये सोचना भी उसके लिए मुहाल था कि ज़रगाम उससे अलग हो जाएगा। मैं रोबोट नहीं हूँ ज़रगाम खानज़ादा, मैं भी जज्बात और एहसासात रखती हूँ। जैसे रोज़ आप अपनी अना के हाथों कुचलते मेरी तजलील करते हैं, लेकिन बर्दाश्त करती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप खुश रह सकें, सब भूल सकें। वो रोती रोती आज ज़ब्त खो चुकी थी कि लेकिन ज़रगाम खानज़ादा की ज़ात पर कोई असर ना पड़ा। तुम लोगों की सिर्फ अपने एहसासात और जज्बात होते हैं, दूसरे लोगों से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो तुम इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल रही हो ना, इस पर तुम लोग कितनी नज़रसानी करते हो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। तो मस्कर उड़ाता लहजा था उसके हाथों को अपने गिरेबान से दूर झटकते वो जाने लगा। जब इसरा उसकी पुश्त से लगते रोक गई। लाला गलत है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आपको सुकून आ जाए, और ये सुकून सिर्फ माफ़ करने से हासिल होगा। प्लीज़ लाला को माफ़ कर दें ज़र। वो इल्तिजा कर रही थी उससे, जिसके दिमाग का मीटर घूम गया था। वाह इसरा बीबी, लेकिन ज़रगाम खानज़ादा इतने बड़े ज़र्फ़ का मालिक नहीं है जो इतनी आसानी से उसे माफ़ कर दे, जिसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं, जिसने आज तक मियाना रवि अख्तियार करते मुझसे 2 बोल नहीं बोले, और तुम चाहती हो मैं उसे माफ़ कर दूँ। इन बातों से और तुम और तुम्हारा लाला किसी दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन ज़रगाम खानज़ादा को नहीं। उसके हाथ बेदर्दी से खुद से परे झटकता वो दूर हुआ। ज़र आप गलत समझ रहे हैं लाला को, वो आपसे खुद माफ़ी। तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे किसी को भी माफ़ी देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात बीच में काटता वो बेजारी से बोला था। नहीं, हम नहीं हटेंगे, आखिरी सांस तक आपके पास रहेंगे। वो उसके इर्द गिर्द घेरा बनाती उसके हिसार में आ गई थी, जैसे इस भिपरे शेर को काबू करने की कोशिश कर रही हो। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ज़र, बहुत ज़्यादा। हम आपको खुद से कभी भी दूर नहीं जाने देंगे। उसकी धड़कनों को सुनती वो शिद्दत पसंदी से गोया हुई थी। अब मैं तुम्हारे इन जज्बाती ढकोसलों में नहीं आने वाला। तंजिया मुस्कुराते लहजे में बोलता वो उसके हाथ अपने गिर्द से हटाने लगा। क्या आपको हमारी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? आंखों में आंसू भरती वो मासूमियत से पूछ रही थी। पहले आने लगा था यकीन, लेकिन अब नहीं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती तो मेरी वहशतों को खुद में गुम करते, मेरे लिए सुकून का बाइस बनती। लेकिन तुमने मुझसे मुंह मोड़कर मुझे पहले अपने भाई को तरजीह दी है, जो ज़रगाम खानज़ादा को बर्दाश्त नहीं। तुमने मेरी तौहीन की है मुझसे मुंह मोड़कर, और अब मैं तुम्हारे वजूद पर नज़र डालना भी नागवार समझूंगा। वो सितमगर बना जहर से ज़्यादा जहरीले अल्फाज अदा करता। इसरा की जिस्म से उसकी जान निकाल गया था। वो उसे खुद से दूर नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वो उसके करीब आकर सुकून महसूस करता था, और अगर वो खुद उसे मुयस्सर ना आती तो ये इसरा खानज़ादा की मोहब्बत की तौहीन थी। नहीं ज़र, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिस्म से सांसें खींच रहा हो, जबकि ज़रगाम उसकी हालत से नावाकिफ़ उसके हाथ खुद से परे करने लगा। हरगिज़ नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं, ज़रगाम सपाट चेहरा लिए बोला था। इसरा से बर्दाश्त न हो तो वो उसकी गर्दन में मुंह देते वहाँ बोसा दे गई, जिसे महसूस करके ज़रगाम खानज़ादा थमा। उसे इसरा से इतनी बेबाकी की उम्मीद न थी, जबकि उसे थमते देख इसरा ने उसके कंधा भगोते उसके कई बोसे दिए, जिस पर ज़रगाम सरशार सा मुस्कुराता उसे सीने में जकड़ गया। हमें माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हमारी सांसों में बसते हैं आप। काश हम आपको अपना दिल चीर कर दिखा सकते कि किस कदर मोहब्बत बसी है हमारे दिल में आपके लिए। उसकी गर्दन और कंधा भगोते वो हिचकियों से रोने लगी। ज़रगाम ने उसके बाल पीछे से मुट्ठी में जकड़े तो वो कराहती मुँह पीछे आंखें मीच गई। अगर ये झूठ निकला, तुम्हारी मोहब्बत झूठ निकली, या मेरे सामने तुमने अपने लाला की साइड ली, तो याद रखना तुम्हारे दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर कुचल दूंगा। इन चलती सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि मज़ीद नफरत, धोखे और मुनाफकत बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं अब। उसका चेहरा खुद के करीब करते सर ठिठुरते लहजे में बोला था कि इसरा का दिल कांप गया था। इसरा अपनी नम आंखें खोलती उसे देखने लगी, जिसे देख ज़रगाम को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इसरा की आंखों में मोहब्बत और डर देख वो झटके से उसे अपनी गोद में उठा गया था। बिस्तर पर लिटाते उसने अपनी शर्ट उतार दी थी, जिसे देख इसरा का दिल धड़क धड़क कर पागल होने लगा। उसकी सांसें थमने लगी थीं। माथे पर पसीना चमकते देख ज़रगाम झुका तो वो आंखें बंद कर गई। ज़रगाम ने बेखुदी के आलम में उसके कंधे पर पड़े साड़ी के पल्लू को हाथ में लिया तो इसरा ने तड़प कर उसके हाथ पर हाथ रखा और आंखें फाड़े उसे घबराते देखने लगी, जिस पर ज़रगाम तंजिया मुस्कुराया। गहरी मैनीखेज मुस्कुराहट जो इसरा का नन्हा सा दिल थमा गई थी। वो बामुश्किल थूक निकलते, सांसें रोकते बेबसी से अपने हाथ पीछे कर गई थी।
आंख से एक आंसू टूटकर बालों में जज्ब हुआ था। उसके हाथ खुद ब खुद पीछे हटते देख जरगाम मुस्कुराया, फतह कुन मुस्कुराहट। वाकिफ होने लगी हो बारबी डोल मुझसे, अच्छा लगा मुझे। पुरस्रार लहजा था जिसे महसूस करते इसरा ने अपनी आंखें सख्ती से मिचनी थीं और जरगाम उसे खुद में कैद करता चला गया। इस मिलन की रात के बाद इसरा की ज़िंदगी बदलने वाली थी, जिसका एहसास कल सुबह के सूरज के बाद होना था। पर्दों से छिनकर आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो आंखें खोल गई, पलटकर देखा तो कबीर उसके इर्द गिर्द हाथ रखता उसे अपने हिसार में लिए सो रहा था। नरमीन ने मुस्कुराते बामुश्किल उठते उसके माथे पर बोसा दिया, जिसे महसूस करता कबीर नींद में ही होले से मुस्कुराया और हिसार मजीद तंग कर गया। खान उठे, सुबह हो गई है। नरमीन ने कसमसाते उठना चाहा, जिस पर कबीर बुरे से मुंह बनाता उसे मजीद करीब कर गया। खान उठें, आज हमारी फ़्लाइट भी है, बहुत काम है। नरमीन की मध्यम आवाज़ पर कबीर ने अपनी आंखें खोलीं तो वो नज़रें झुका गई। कुछ दिन और इस शहर में काम नहीं कर सकते क्या हम? कबीर बेखुदी में बोलता फिर नरमीन को घबराहट में मुब्तला कर रहा था कि वो मज़ीद कसमसाने लगी। नहीं, हमें सबकी याद आ रही है, आप प्लीज़ उठ जाएं, हम आज ही जाएंगे वापस, नरमीन ने कहा तो कबीर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। लेकिन मैं तो फ़्लाइट मज़ीद 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़वा चुका हूँ। चेहरा संजीदा जबकि आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे नरमीन देख ना सकी और शौक सी कैफियत में घिर गई। वाकई आपने 2 हफ्तों के लिए मज़ीद? वो जुमला पूरा भी नहीं कर सकी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहाँ से सब कभी इतने दिन दूर रही थी, उसे सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसे रोना स्टार्ट करते देख कबीर बौखलाते हुए उठ बैठा। नहीं जानम, मैं मजाक कर रहा हूँ, आज ही हमारी फ़्लाइट है। उसे रोते देख कबीर ने फ़ौरन सच बताया था, जिस पर नरमीन रोना भूलते गुस्से से उसे देखने लगी। छोड़े हमें, हम आपसे बात नहीं करेंगे अब। वो उठकर जाने लगी जब कबीर ने उसे खींचते अपने सीने से लगाया। सॉरी मेरी ज़िंदगी, बस आपको तंग कर रहा था। हम आज ही जा रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको सबकी याद आ रही है बहुत, आप फिक्र ना करें, रात की फ़्लाइट है। हम आप सब सामान पैक कर लें, मैं भी काम से जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसे प्यार से समझाते कबीर ने उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे पुरसुकून किया था, जिस पर नरमीन ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। छोटी सी जसारत करता वो उठ खड़ा हुआ था और कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि नरमीन जहाँ थी वहीं थमी रह गई थी। लाल टमाटर चेहरे पर हाथ फेरती वो खुद को नॉर्मल करती उठ बैठी। रात से उसकी तबीयत कदरे बेहतर थी। वो उठने लगी तो फरदान पर नजर पड़ी, जिसे देखते उसका गुस्सा ऊद आया। वो कल रात वाली हरकत भूली नहीं थी। फरदान जो गहरी नींद में सो रहा था, रहमा ने उठते उसके हाथों पर जोर से काटा, जिसके बाइस वो बिलबिला उठा। यार ये क्या हरकत है रहमा? फरदान ने उठते ही अपने हाथ को देखा जहाँ रहमा के दांत के निशान जगमगा रहे थे। हमसे बात नहीं करिएगा आप, जो आपने कल हमारे साथ किया वो भूले नहीं हैं हम, और बख्शेंगे भी नहीं आपको, वो घुराते हुए बोली थी कि फरदान उसे देखता रह गया था। और जो आपने हमारे साथ कल किया था और आज ये उसके बारे में क्या कहना है आपका? कल भी हमने आपको सज़ा दी थी, हमें बाहर लेकर ना जाने की, और आजकल की हरकत पर दी है। उसकी बात सुनते जरगाम का पारा हाई हुआ। क्या आफत हैं आप? हमें गुस्सा मत दिलाया करें, आपके हक में अच्छा नहीं होगा फिर, वो उसे वार्न करता बोला, जो उसके लफ्ज़ आफत पर अटकी। क्या कहा? हम आफत हैं? हाथ में दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना तो हमारे जैसी लड़की नहीं मिलेगी आपको, वो उसे जताते हुए बोली थी, जिस पर फरदान ने उसे दाद देती नज़रों से देखा। दिया लेकर ढूंढा है तभी आप मिली हैं, टॉर्च वगैरह ले लेते तो ज़्यादा अच्छी मिल जाती कोई। फरदान की बात सुनते रहमा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो गुस्से से उठती अपने कपड़े लेती खुद को वॉशरूम में बंद कर गई थी, जबकि दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया था कि फरदान के कान के पर्दे हिल गए थे। वो मुस्कुराता नफ़ी में सर हिलाता उठ बैठा था और कबीर को कॉल मिलाई, जिसकी आज रात फ़्लाइट थी और फरदान और रहमा भी आज रात तक हवेली पहुँच जाते। वो शीशे के सामने खड़ी अपने गीले बाल सुखा रही थी, जबकि दिमाग की डोरियां कल रात के गुजरे लम्हों से उलझी थीं। वो खुश थी, अपनी मोहब्बत के एक कदम मजीद करीब हो गई थी, लेकिन उसके दिल में कसक सी थी, जैसे कुछ नामुकम्मल हो। शायद ये कि जरगाम उससे मोहब्बत नहीं करता, या शायद ये कि वो अभी भी उसके लाला से बदगुमान है, या फिर ये कि कहीं वो अभी तक उसकी नरमीन आपू की मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं है। उसने खुद को आईने में नज़र उठाकर देखा, जो गुलाबी रंग पहने खिला हुआ गुलाब ही लग रही थी। निखरी निखरी सी वो बेहद हसीन लग रही थी, जबकि पीछे नज़र पड़ी जहाँ जरगाम बेचैन सा हो रहा था। उसे बेड पर ना पाकर उसे देखती वो मुस्कुराई। मोहब्बत ना से ही उसकी आदत वो गज़ब की बन गई थी, और कहते हैं ना, आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और वो कह तो गया था कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन उसे छोड़कर वो खुद कैसे रह पाएगा, ये सोचते इसरा मसरूर सी हुई थी, जब जरगाम आंखें खोलता उठ खड़ा हुआ और उसे देखा, जो आईने के सामने खड़ी बाल सुलझाते अब हल्का हल्का मेकअप करने लगी थी। फिर घड़ी की तरफ देखा जो 8 बजा रही थी। ये तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो आंखें मसलता उसे क्यूट सा बच्चा लगा था। अपनी मुस्कुराहट छुपाती वो पलटी, जिसे देखकर एक पल जरगाम खानज़ादा ठटक कर होश में आते आंखें पूरी खोलते उसे देखने लगा। वो कितनी हसीन लग रही थी। वो मुस्कुराया, ये देखते कि उसका रंग इसरा खानज़ादा पर खूब चढ़ा था। सुबह हो गई है, फूफो जानी इंतज़ार कर रही होंगी, आपकी वजह से रोज़ हम उनके साथ नाश्ता नहीं कर पाते, क्या सोचती होंगी वो?
वो हल्की आवाज़ में उसे शिकवा कर गई थी, जो खुद तो लेट उठता था और उसे भी सोने की हिदायत करता था कि जब तक वो ना उठे इसरा भी ना उठे। यही सोचती होंगी कि उनका बेटा उनकी बहू को नीचे आने नहीं दे रहा और मोरे कोई बुरा नहीं मनाती, तुम आओ वापस, अभी मुझे और सोना है। वो उसे पास बुलाने के बहाने तलाश कर रहा था, जिसे सुनते इसरा फिर लाल टमाटर हुई। हाँ, हम नहीं आ रहे, हमें बहुत भूख लग रही है, नीचे जाना है, वो रोहान से होते हुए बोली थी, जिसे देख जरगाम का दिल भी पिघला। वो 2 मिनट तक उसे घूरता रहा जो ढीठ बनी हुई थी, फिर खुद उठता बुड़बड़ाता अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गया था। उसे अपनी बात मानते देख तो इसरा हवाओं में उड़ने लगी थी, वरना जरगाम तो हमेशा अपनी ही करता था। ये सोचते इसरा हंसने लगी और फिर जल्दी से तैयार होती उसका इंतज़ार करने लगी। कभी जा चुका था लेकिन उसका दिल बहुत परेशान था। उसके दिमाग में सिर्फ इसरा चल रही थी, जिससे यहाँ आकर उसकी एक बार भी बात नहीं हो सकी थी और आते वक्त भी वो उससे मिलने नहीं आई थी। उसने हाथ में फ़ोन लेते वक्त देखा था जो दिन के 2 बजा रहा था। सारी पैकिंग वो कर चुकी थी। कल तक वो पाकिस्तान होते, लेकिन फिर भी उसका दिल चाह रहा था वो अभी ही कॉल कर ले। उसे ये सोचते उसने फ़ोन मिलाया था, जो पहली बार में नहीं उठाया गया था। दूसरी तरफ इसरा खाना खाते अभी कमरे में आई ही थी जब उसने देखा कि मोबाइल रिंग कर रहा है। उसने नाम देखा तो कश्मकश का शिकार हो गई थी। उसे भी अपनी आपू की बहुत याद आ रही थी, लेकिन पता नहीं उसके दिल में ऐसा क्या था जो उसे नरमीन से बात करने के लिए रोक रहा था। शायद उसका और जरगाम का रिश्ता जो अभी पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब फ़ोन बजते बजते बंद हुआ। वो वहीं खड़ी रही जब फ़ोन दोबारा रिंग हुआ, लेकिन इस बार जब्त तोड़ते उसने फ़ोन हाथ में लिया था और गहरा सांस भरते कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इसरा? नरमीन ने फ़ौरन 7 सवालात कर दिए थे, जिस पर इसरा होले से मुस्कुराती इस्लाम का जवाब दे गई थी। हम ठीक हैं आपू, आप कैसी हैं? और लाला कैसे हैं? आपकी बहुत याद आई हमें आपू, नम आंखों से कहते इसरा अपनी आंखें साफ कर गई थी, जिसे सुनते नरमीन भी नम आंखों से मुस्कुराई। हम दोनों ठीक हैं, हमने भी आपको बहुत याद किया और आपके लाला भी अपनी गुड़िया को बहुत याद करते हैं। आप ठीक है ना इसरा? हमारा मतलब है जरगाम लाला के साथ खुश हैं? न जाने क्यों, लेकिन नरमीन की आवाज़ में लड़खड़ाहट थी जो इसरा ने बखूबी महसूस की थी। इसका मतलब वो जानती थी सब। ये सोचते इसरा ने जब से अपनी आंखें बंद करते खोली थी। हम खुश हैं आपू, शायद शादी के बाद से आज वो पहला दिन है जिसमें हम खुश हैं, सुकून से हैं, मुतमईन हैं। इसरा की बातें सुनती नरमीन ठटकी थी। क्या मतलब सब ठीक है ना इसरा? नरमीन को परेशानी होने लगी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कोई खुशफहमी नहीं थी जरगाम की तरफ से। इसरा सोचों में डूबी थी, जरगाम का पिछला रवैया याद करते, लेकिन कल रात उसने जिस तरह उसे अपनी वहशतें इसरा को सौंपी थी, उसका जरिया सुकून हासिल किया था। उसके लम्स में जितनी नरमी थी वो सब पुरानी खलिश मिटा चुकी थी। आपू, आप जानती थी ना वो किसी और को पसंद करते हैं, इसरा ने सामने देखते संजीदा लहजे में कहा था, जिसे सुनते नरमीन खामोश हुई थी। इसका मतलब वाकई वो लोग जो जरगाम को लेकर इतने सुकून में बैठे थे वो इतना भी सुकून पसंद इंसान नहीं था। नरमीन ने गहरा सांस भरा था। इसरा, उन्होंने आपसे कुछ कहा है? नरमीन ने भी संजीदा अंदाज में पूछा था। कुछ नहीं आपू, बहुत कुछ। उनके दिल का सारा गुबार मैंने सुना है, वो टूटे हुए थे, इन्हें बहुत मुश्किलों से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हक में दुआ करिएगा, इन्हें पुरानी यादों से निकाल कर मुकम्मल अपना कर लूँ। वो शायद इल्तिजा कर रही थी जैसे नरमीन उसकी कोई मदद कर सके, जबकि नरमीन उसकी ज़ुबान से ये जुमला सुनते सख्ते में आ गई थी। उसकी आंख से एक आंसू टूटकर गिरा था, जरगाम खानज़ादा की मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए, जो कितनी मुश्किल से ये बर्दाश्त कर रही थी कि उसका शौहर किसी और से मोहब्बत में मुब्तला है। नरमीन ने सख्ती से आंखें मींची थीं। हम बेगुनाह हैं इसरा, हम पाक हैं, नरमीन रोते हुए बोली थी। ये कैसा दाग आया था उसके सर, जो उसे अपनों के सामने ही शर्मिंदा कर रहा था। जबकि उसकी बात सुनते इसरा झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी कि कैसी बातें कर रही हैं आपू, हम आपकी वही छोटी बहन हैं जो बचपन से आपके साथ रही हैं। मोरे से ज़्यादा हम आपके करीब रहे हैं और आज आप हमें अपनी पाकीज़गी का यकीन दिला रही हैं। हम आंख बंद करके आपका यकीन करेंगे। हम जानते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसकी बातें सुनते नरमीन मज़ीद रोई थी। हम जानते हैं उन्होंने ज़रूर आपको कोई तकलीफ़ दी होगी। आप यकीन जानें, हमारा दिल सुकून में नहीं था। हमारा दिल बार बार ये कह रहा था कि हमारी छोटी बहन सुकून में नहीं है। उसकी बात सुनते इसरा के भी आंसू बहने लगे थे। आप फिक्र ना करें आपू, आपकी छोटी बहन अब बहुत बड़ी हो गई है। हम ज़र से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दिन उनका दिल ज़रूर जीत लेंगे। ये सब जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, इस सब के बदले वो एक दिन हमें इससे बढ़कर खुशियाँ देंगे। हम जानते हैं हम आपकी बहन हैं, सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देंगे। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उसकी बातें सुनती नरमीन मुस्कुराई थी। हमें भी अपने रब पर भरोसा है, एक दिन वो आपको इतनी खुशियाँ दिखाएगा कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। इससे बात करके इसरा की हिम्मत बंधी थी। आपू, आप बस लाला को कुछ मत बताइएगा, हम नहीं चाहते मज़ीद कोई बातें हों। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़र सब पुरानी बातें भूल जाएं। उसकी बात सुनते नरमीन की मुस्कुराहट सिमटी थी। उसे कबीर के अल्फाज याद आए थे, मुझसे कुछ मत छुपाना कभी, मैं बहुत मुश्किल से लोगों पर भरोसा करने वालों में से हूँ और तुम पर मैंने दिलो जान से भरोसा किया है। हमें नहीं लगता इसरा आपको अपने लाला से कुछ छुपाना चाहिए। हो सकता है आपके लाला जरगाम लाला से बात करके कोई हल निकाल लें। नहीं आपू,
लाला को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा, हम नहीं चाहते उन्हें कुछ पता चले, प्लीज़ आपको हमारी कसम। उसकी बात सुनते नरमीन ने परेशानी से आसमान की तरफ देखा था। या अल्लाह मदद करें प्लीज़। नरमीन ने अपने दिल में अपने रब को पुकारा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इसरा को अलविदाई कलमात अदा करते उसने फ़ोन रखा था। बिस्तर पर बैठे उसने परेशान होते अपने रब से दुआ की थी कि काश ये मामला जल्द अज जल्द सुलझ जाए। अल्लाह पाक ज़रूर ज़रक़ाम के दिल को नरम कर दें, उसे इसरा के साथ खुश रखें और ज़रक़ाम के दिल से हर बुरी सोच को मिटा दें। लेकिन काश, क्योंकि अगर उसके बरअक्स होते ये सब कबीर को पता चल गया तो वो कैसा रद्द अमल देगा, ये नरमीन अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचना चाहती थी। या रहमा, क्या हो गया आपको? मूड तो ठीक करें अपना। फरदान ने रहमा को देखा, जो सुबह से एक लफ्ज़ भी उससे नहीं बोली थी, जबकि कभी दरवाज़ा गुस्से से बंद करती तो कभी चीज़ें पटक रही थी, जिससे फरदान तंग आ गया था। लेकिन रहमा ने उसे कोई जवाब ना दिया। अब वो लोग रूम से निकलने लगे थे। वो रूम से बाहर निकली तो पीछे तासुब से सर हिलाता फरदान भी सामान घसीटता उसके पीछे आया। फरदान होटल से चेकआउट करवाने लगा था, जबकि रहमा उसे इग्नोर करती आगे आगे जाने लगी थी। फरदान ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती बाहर गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई थी, जिसे देख फरदान का भी दिमाग फिरा था। बात का सोचते वो चेकआउट कराने लगा। रहमा का गुस्सा उसकी हर चीज़ से बढ़कर था। उसने तैयार कर लिया था कि अब वो फरदान के साथ अकेले स्टे के लिए कभी नहीं आएगी। इन्हीं सब सोचों में गुम वो गाड़ी से ट्रेक लगाए खड़ी थी, जब दो आवारा लड़के सिगरेट फूंकते अकेली लड़की को खड़े देखकर उसके पीछे आ खड़े हुए। हालांकि रहमा अबाया पहने नकाब में खड़ी थी, लेकिन आजकल के कुछ मर्द अपनी नफ्स और अपनी तरबियत के हाथों मजबूर कहाँ बाज आते हैं। अकेली लड़की उनके लिए खुली तिजोरी की तरह ही होती है, फिर चाहे वो बिना पर्दे के हो या पर्दे के साथ। अरे मिस, आप अकेली खड़ी हैं, आए हम आपको छोड़ आते हैं। खबाजा ज़्यादा हंसी हंसते सिगरेट फूंकता वो वाकई कोई आवारा मर्द लगा था, जबकि रहमा अपने इतने करीब अनजानी आवाज़ सुनती घबराकर जल्दी से 2 कदम पीछे हुई थी। दिल घबराने लगा था, जबकि इधर उधर देखते उसकी नज़रों ने फरदान को ढूंढना चाहा था, जिसे वो अपने नखरों में उसकी आवाज़ को इग्नोर करती अकेली आ गई थी बाहर। वो जल्दी से होटल के गेट तक जाने के लिए पलटी तो दूसरे लड़के ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया। अरे डरो नहीं, हम हैं ना, तुम्हें बहुत प्यार से घर छोड़ आएंगे, आओ हमारे साथ। उसकी बातें सुनते और उसका गलीज़ लम्स अपने हाथ पर पाते रहमा ने दिल में अपने रब को और ज़ुबान से फरदान को आवाज़ लगाई थी, जबकि फरदान जो बाहर ही आ रहा था और उसकी नज़र रहमा पर पड़ी, जिसका हाथ किसी ने थाम रखा था, और इस मर्द की आखिरी अल्फाज जो फरदान के कानों में पड़े थे। फरदान ने शररबार निगाहों से इस मंजर को देखा और सामान वहीं फेंकता उसके करीब आया था और रहमा की कलाई पकड़े इस गलीज़ मर्द के हाथ को पकड़ा। पकड़ इतनी मजबूत थी कि इस मर्द को अपने जिस्म में गर्दिश करता खून ठहरता महसूस हुआ था। उसने झटके से रहमा का हाथ छोड़ा था, जो फरदान के आते ही उसके पीछे जा खड़ी हुई थी। फरदान ने एक नज़र रहमा पर डाली, जो आंखों में आंसू भरे उसी को देख रही थी, और फरदान की लाल आतिश फेशां बनी नज़रों को देख रहमा का जिस्म बर्फ होने लगा था। गाड़ी में बैठो। आंखें उगल रही थीं, जबकि लहजा इतना ही ठंडा ठार था कि रहमा सेकंड से पहले दरवाज़ा खोलती गाड़ी में बैठी थी। फरदान ने पलटकर इस इंसान को देखा था, जो अपने हाथ को देख रहा था और इससे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जो फरदान की फौलादी गिरफ्त से निकलना मुश्किल था। उस इंसान का हाथ नीला पड़ चुका था, जबकि वो वहशतज़दा सा होने लगा था। अबे छोड़ मेरा हाथ, क्या कर रहा है पागल आदमी? उसने अपनी ताकत आजमाई, जो काम ना आ सकी, तभी जुबान के जौहर दिखाने लगा। तेरी तो छोड़ इसे। पीछे उसका साथी खड़ा आगे बढ़ने लगा, जबकि फरदान ने एक सपाट नज़र उसके चेहरे पर डाली, जो डरकर वहीं अपने कदम रोक गया था। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ नीला हो रहा है। वो पागल होता छुड़वाने लगा, जबकि फरदान ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते उसकी उंगलियों को पकड़ता झटके से मोड़कर तोड़ चुका था, जिससे एक हौलनाक चीख इस इंसान के गले से निकली थी, जो रहमा ने गाड़ी में बैठे सुनी तो रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख गई। उसने पलटकर इन लड़कों को नहीं देखा था, क्योंकि वो जानती थी उसका पागल पठान कितना पागल है। वो उनका जो हाल करेगा उसको देखने की सकत रहमा में नहीं थी। जबकि फरदान ने उसकी उंगलियां तोड़ने के बाद उसकी आंखों में देखा, जो बुरी तरह से रोता अपना हाथ छुड़वाना चाह रहा था, लेकिन फरदान ने उसकी आंख पर इतनी जोर का मुक्का मारा था कि वो नीचे जा गिरा था। उसका सर पकड़कर फरदान ने इतनी जोर से ज़मीन पर मारा कि वो बर्दाश्त न कर पाते बेहोश हो चुका था, जबकि आंख और हाथ नीला पड़ चुका था, जिसे देखते दूसरा लड़का वहशतज़दा हो गया था। वो आंखें फाड़े कभी उसे तो कभी फरदान को देखता, जिसकी नज़रें अब उसी पर थीं। वो नफ़ी में सर हिलाता भागने लगा, जब फरदान की आवाज़ गूंजी, वहीं रुक जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें ढूंढ कर निकाला तो मौत से बदतर हाल कर दूंगा तुम्हारा। चेहरे के तासरात सर्द सपाट थे, जबकि उस लड़की की टांगें लरजने लगी थीं। अपने साथी का ये हाल देख फरदान को तो वैसे ही नफरत थी ऐसे मर्दों से, ऊपर से उसकी बीवी को हाथ लगाकर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहीं खड़े खड़े इन दोनों के सीनों में गोलियां उतार दे। वो लड़का घबराता हुआ आया और फरदान के पैरों में गिर गया। भाई, मैंने बाजी को हाथ नहीं लगाया, कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं बस उसके साथ था, उससे ज़्यादा मेरी कोई गलती नहीं। फरदान ने स्पाट तासरा से उसे देखा और उसके मुंह पर लात मारता उसे नीचे गिरा गया था, जबकि पैर उसके सीने पर रखकर उसने बेदर्दी से मसला था।
فی الحال یہ غلطی ہی تمہاری سب سے بڑی ہے کہ تم ایسے انسان کے ساتھ تھے۔ اس کے سینے پر در پہ 2 لاتوں سے وار کرتا۔ وہ پاگل ہونے کو تھا جس کے منہ سے اب خون آنے لگا تھا۔ آئندہ اگر غلطی سے بھی مجھے کسی عورت کو تنگ کرتے ہوئے نظر آ گئے تو موت دوں گا، صرف موت۔ اس کی سرد آواز سنتے وہ ہاتھ جوڑتا، سر ہلاتے گاڑی میں جا بیٹھا، جبکہ فردان غصہ قابو کرتے اب گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ جہاں گاڑی میں بیٹھا وجود سر نیچے کیا، آنکھوں کو نیچے کانوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہ رہے تھے۔ فردان نے دروازہ کھولنے سے پہلے شیشے سے اس منظر کو دیکھا اور خود پر قابو کرنے لگا، کیونکہ وہ پہلے ہی مزید رو رہی تھی۔ اگر وہ کچھ کہتا تو وہ بے ہوش بھی ہو جاتی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا تو رحمہ سب بھولتی اسے دیکھنے لگی، جس کا سنجیدہ چہرہ ضبط سے لال تھا، آنکھیں آگ اگل رہی تھی لیکن زبان خاموش تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ ٹرن لیتا راستے پر رواں ہوا۔ اس سب میں اس نے ایک نظر بھی رحمہ کو نہیں دیکھا تھا، جو مسلسل اسی کو دیکھ رہی تھی نم آنکھوں سے۔ فردان، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ روتے منمنانے لگی، لیکن فردان کچھ نہ بولا۔ فردان، آپ ہم سے ناراض ہیں؟ وہ اسے خاموش دیکھ دوبارہ بولی تھی، جو اب بھی کچھ نہ بولا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں پلیز۔ وہ نہیں جانتی تھی معافی کس بات کی، بس اتنا پتا تھا سامنے بیٹھے انسان کی خاموشی خطرناک تھی، جو اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہم بس وہاں کھڑے تھے، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ وہ رو رہی تھی جب فردان کا ضبط جواب دے گیا۔ جھٹکے سے گاڑی روکتا وہ اس کا بازو جکڑ گیا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی تھی؟ وہ چیخا تو رحمہ ڈر کر مزید آواز کے ساتھ رونے لگی تھی۔ جب ہم روک رہے تھے تو کیوں نہیں رکی تھی؟ وہ پھر چیخا، جبکہ اس جنونی کا غصہ کیسے قابو کرنا تھا رحمہ کہاں واقف تھی۔ وہ تو ہمیشہ نخرے دکھاتا تھا اور اس کے نخرے بھی اٹھاتا تھا۔ رحمہ آنکھیں مچتی پھر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ فردان نے خود پر قابو کرنا چاہا تھا، جو مشکل ہو رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں رحمہ، ہم اگر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لاڈ اٹھاتے ہیں، اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حد بھول جائیں۔ آئندہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ابھی جو ہم نے ضبط رکھا ہوا ہے خود پر وہ توڑ دیں گے، جو آپ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ٹھہرتے سرد لہجے میں بولا تھا اور رحمہ روتے روتے اس بات میں سر ہلانے لگی کہ اس سے زیادہ وہ اس کا غصہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی اور فردان خان زیادہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے خود پر قابو پانے لگا۔ بازو پر گرفت کب کی نرم ہو چکی تھی، جبکہ رحمہ کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ فردان کو اس پر ترس آیا۔ وہ اپنی جیب سے رومال نکالتا گاڑی کا دروازہ کھولتے پانی ڈال کر اسے گیلا کیا۔ دروازہ بند کرتے اس نے رحمہ کا وہی ہاتھ پکڑا جو اس لڑکے نے تھاما تھا۔ یہ سوچتے اس کے ماتھے کی رگیں پھر تن گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ کو اس جگہ سے اچھی طرح صاف کرتا وہ اس کی کلائی چوم گیا۔ خاموش ہو جائیں جنگلی بلی، آپ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اب اس کا مزاج ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رحمہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ ہم ڈر گئے تھے بہت زیادہ، اگر آپ نہ آتے تو کیا ہوتا؟ وہ مزید رونے لگی تھی۔ فردان کے حصار میں آتے ہم کیسے نہ ہوتے، ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن آپ کو بھی ہمت کرنی ہوگی۔ ایسے مرد ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اس لیے لڑکیوں کو ڈرنے کے بجائے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ خود بھی ان کا سامنا کر سکیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جو واقعی سچ تھا۔ پھر مسکراتے اپنے حصار میں دبکی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو معصومیت سے اس کے سینے سے لگی اسبات میں سر ہلا گئی۔ اور آپ تو بہت بہادر ہیں، ہم سے لڑتے ہوئے تو آپ کبھی نہیں ڈرتی، ہمیشہ آپ میں کسی خونخوار چڑیل کی روح آ جاتی ہے اور دوسروں کے سامنے آپ بھیگی بلی بن جاتی ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کا موڈ بحال کرنے کے غرض سے فردان بولا تو رحمہ 1 منٹ میں اپنی ٹون میں واپس آئی اور اس کے حصار سے نکلتے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ آپ خود ایک جن ہیں اور جن سے نپٹنے کے لیے ہمیں بھی چڑیل بننا پڑتا ہے۔ تنزیہ مسکراتی وہ اپنا حساب لے گئی تھی۔ آپ نے ہمیں جن کہا، اپنے شوہر کو اس کے منہ پر جن کہہ رہی ہیں آپ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ فردان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو رحمہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ ہمارا شرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم بے شرم ہیں، رحمہ نے فخر سے کہا تو فردان نے ایک ابرو داد میں اچکائی۔ اوہ اچھا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ چلیں ٹھیک ہے، گھر جا کر اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ کو اگر شرمانے پر مجبور نہ کر دیا تو ہمارا نام بھی فردان برہان خان زادہ نہیں۔ اول جملے دور جبکہ آخر جملے اس کے کانوں کے قریب جھک کر کہے تو رحمہ کو اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی مینی خیزی کو سمجھتے گلال ہوتی۔ چہرہ ونڈو کی طرف موڑ گئی، البتہ مسکراہٹ ابھی بھی چہرے کا حصہ تھی۔